ठीक है। तो आप जब अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपके पास नंबर होता है, पासवर्ड होता है, लॉग इन करते हैं, तो वहीं पर पेमेंट की डिटेल आती है कि आप कैसे पे कर सकते। ठीक है बच्चे, मुद्दे की बात ये है, आपके हिसाब से पेमेंट कैसे होती है, मंथली या क्वार्टरली? मंथली। बट आपको ऊपर दिख रहा है मैंने क्या लिखा, मतलब मैंने लिखा है पेमेंट वैसे मंथली होती है, अदर देन कॉम्पोजिशन वाले का क्वार्टरली था, डेट भी बता दो। कॉम्पोजिशन वालों का हमने देखा था कि वो पेमेंट कब करते हैं, जुलाई, नहीं, जून में रिटर्न थी पूरे साल के end। मैं बता ही देता हूँ, आप एक एक करके ऐसे ही बोल रहे हो। 18 तो अब नेक्स्ट क्वार्टर नहीं था बेटे, अप्रैल में, जून का 18 तारीख को जो कॉम्पोजिशन वाले का। मुद्दे की बात ये नहीं, पेमेंट होनी चाहिए वैसे मंथली, लेकिन कॉम्पोजिशन वाला क्वार्टरली कर देता है। हम लोगों ने पेमेंट के अंदर कौन सा सेक्शन पढ़ना है बच्चे? सेक्शन 49। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा आ जाएगा। संजय जी न्यू कप ले आया, वेरी गुड। दिक्कत कर रहा था वो, और कोई कलर नहीं था उधर? नहीं था, ये यूनिक, ये वाला कलर था, ये यूनिक कलर से आपको मैच कर रहा है। सारे ही एक के बाद एक आंसर देने को तैयार हैं। हम्म। क्या हुआ? हाँ यार, आयुष भाग रहा था भाई। चले कोई बात, उधर रहते बेटे, माइंड नहीं करना चाहिए, समझ लो। हार जीत तो लगी रहती है, आलोक की भी हारे हुई बैडमिंटन में। हाँ, पानी भी, हाँ पानी की बोतल फेंकी थी। अगर मैं ऐसा कहता फिर मेरे में और उनमें कोई फर्क नहीं रहता। मैंने वहां पे ट्राईपॉड पढ़ा था, मैंने वो फेंका बेटे। बोल दिए, आज मैम से अभी मेरी 10 मिनट बात हुई है, मेरे सर में करना नहीं है अभी, बस ना मैं तो बता रहा हूँ, एक दो दिन अभी वो सितंबर का पेपर ही आ गया 16 को, उनका मॉक अभी नहीं मिला अकाउंट्स और लॉ का। अभी एक दो दिन वो चेक होंगे, उसके बाद जीएसटी पर आ जाए। ये नहीं तो मैं हूं, टेंशन मत लो बेटे आप। ठीक है। एनीवेज, सेक्शन 49 पेमेंट का था बच्चे। क्या रजिस्टर्ड इंसान ही पेमेंट करता होगा या अनरजिस्टर्ड भी कर सकता? क्या लगता है, लाइक टू मेक पेमेंट? देखो पेमेंट कैसे होती है ऑनलाइन, आप आज के टाइम पे समझते हो। कैन पेपर में आ सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी कर सकता है, यस, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, और एंड वो आर लायबल, और वो सप्लाई भी कर रहे हैं और जीएसटी भी नहीं पे कर रहे, तो सरकार उनको पकड़ेगी, तो पहले उनको रजिस्ट्रेशन बोलेगा, पहले वो तो पेमेंट करो, पहले पेमेंट निकलवा दो। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, चाहे आप रजिस्टर्ड हो, चाहे आप अनरजिस्टर्ड, अगर आपने सप्लाई करे गुड्स और सर्विस टू मिस्टर बी, किसी भी इंसान को, तो भाई इवन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन मेक द पेमेंट अंडर जीएसटी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है बच्चे। अब जब हम पेमेंट की बात करते हैं, आपके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या क्या पेमेंट जाती होगी? कहने से टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस। अभी अब क्या करना बच्चे, कुछ चीजें चेंज हो गई है, ये लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एग्जैक्ट लिखना चाहता हूं। टीडीएस टीसीएस भी पेमेंट होता है, लेकिन आप जब भी अपने मॉड्यूल में सीक्वेंस देखेंगे तो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, और इसके बाद एनी अदर अमाउंट। ठीक है बच्चे, ये 5 कैटेगरीज होती, इसको माइनर हेड बोला जाता है। इतना डिटेल में अभी नहीं जाना, तो 20-25 मिनट बचेंगे। मुद्दे की बात ये, सरकार को या तो मैंने टैक्स पे करना है, या अभी आपने देखा था लेट अगर आपकी रिटर्न होगी तो फीस पे कर रहे थे आप, पेनल्टी पे कर रहे थे, या इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट। तो टोटल कितनी कैटेगरी बनी आपकी? 5। इसको माइनर हेड बोला जाता है। क्या होता है वो छोड़ो, एक बार नीचे लिखा हुआ आएगा। अब मुझे बताओ, इसके अलावा कुछ पेमेंट करनी है सरकार को? कोई पेमेंट? क्लियर है बच्चे? अब आप क्या करिए, यहां तक नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ नोट करना चाहेंगे, बोल दूं मैं पहले? आज बोल दो। नहीं है सर, आज बोल दो सर, 1 लाख तक बोल ही रहे सर। सर मतलब लिखने की बोल ही रहे हैं।
एक बार अभी लिख लो, एक बार स्टार्ट करते हैं, अगर टाइम ज्यादा लग रहा होगा तो फिर। हाँ, टैक्स ही है दोस्त, उसके आगे ना अमाउंट लिखा हुआ है, वो रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, टैक्स ही है। पेज छोड़ दो ना। कौन से मेरे से पूछ ले भाई, मैं बता दूं पूरा रिटर्न स्टार्टिंग से, मतलब इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, रिटर्न अंडर जीएसटी। छोड़ दे भाई, 10 पेज छोड़ दो। थ्योरेटिकल टाइप, बस छोटा है, आज हो जाएगा और अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका इनवॉइस रह गया, अगले हफ्ते वो खत्म हो जाएगा बेटे, इनवॉइस और चार्ज, और बस फिर एग्जेम्पशन एक चक्कर रह जाएगा इसी से। सेट है कहानी आप। नोट कर लो बच्चों, कर रहे हो क्या, बोल दूं क्या करूं, कर रहे हो, थोड़ा सा कर लो, चलो नोट, फिर उसके बाद बोल दूंगा, अभी इतना तो कर लो, एक बार स्टार्ट तो कर लो, नहीं तो आप घर पे नहीं तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं करोगे, थोड़ा सा तो हो जाएगा, स्टार्ट हो गया तो। मेरे 9 क्या है, पहला ही डॉक्टर करवा दो बस, सारे ही बोलते हैं। मेरी 9 क्या है, क्या लिखा हुआ है 9, पेमेंट और जीएसटी के ऊपर कुछ नहीं है। नीचे पे छोड़ा है या एवरेज। अरे भाई अब देखो, बेटे ध्यान रखना, लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए, बस ठीक, हेल्दी मजाक करो ठीक है, लड़ाई वड़ाई मत। नहीं लड़ाई वड़ाई नहीं करते आप, नहीं ठीक है, वो तो दिमाग लगाना पड़ता है, अब कैसे करे ठीक, कैसे करे। सेक्शन थोड़ी ना किसका, पेमेंट करके जीएस का। अनरजिस्टर्ड पर्सन पेमेंट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ विच नंबर, टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर। बस इतना लिख लेना, अब ऐसे ना फिर बोलता जाऊंगा मैं उसके बाद। अगर कंपोजिशन स्कीम का तो क्वार्टरली पेमेंट जाता है, क्वार्टरली 18 ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर फाइलिंग होती है, फाइलिंग जाती है पहले ही। तो होंगे भाई नोट्स हमारे, रेफर करोगे सब अपने आप समझ आएगा। है जी, है जी। नहीं कॉम्पोजिशन में नहीं, उसके पास होता है डिटेल, ऐसा नहीं है कि उसको रिटर्न अगर 30 जून को भरनी है तो वो एस्टिमेटेड भरेगा, उसको चाहे वो सबमिट नहीं कर रहा डिटेल, सबमिट एक साल बाद करता है, पर उसके पास एक्चुअल डेटा हो, क्योंकि अगर उसका तेरा शॉर्ट हुआ तो इंटरेस्ट लग जाएगा। लिख लिया बच्चे। चलो ठीक है, लिख लो एक बार बस। लिख लिया क्या?
ओके, एक बार आइएगा, क्योंकि ये ऐसे मैं जो बोलूंगा वो साथ साथ ही लिख लेना अभी, क्योंकि जो चीजें समझाने के साथ है ना वो भी साथ में लिखूंगा तो सही रहेगा। देखो बच्चे, जैसे जो भी इंसान होता है, मिस्टर ए, वो जब लॉगिन करता है जीएसटी नेटवर्क पे, जीएसटीएन, कह सकता हूं जो भी रजिस्टर्ड इंसान होगा वो लॉगिन कर सकता है। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल अपना फेसबुक इंस्टा पे लॉगिन करते हैं तो कह सकता हूँ नोटिफिकेशन और ये सब आते, लेकिन जब आप लॉगिन करते हो जीएसटीएन में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क द्वारा वेबसाइट दी गई, तो जीएसटीएन एक कंपनी है। ठीक है, और आप कौन सी वेबसाइट पे करते हो जो लॉगिन करते हो, GST.gov, GST portal.gov.in करके होगी। सो व्हेन यू लॉग इन, आपके पास ना डैशबोर्ड पे दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है ई लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, और एक होता है लाइबिलिटी, या इसको ऐसे बोल सकते हो ई रजिस्टर। ई लेजर के अंदर आपको दो चीजें दिखती है बच्चे, एक होता है कैश लेजर और दूसरा होता है बच्चे क्रेडिट लेजर। ठीक है जी। और ई रजिस्टर के अंदर क्या चीज होता है, लाइबिलिटी रजिस्टर। तो ले दे के अगर मैं आपको बोलूं, आपके मेजरली ये तीन चीजें होती है। अब सीक्वेंस समझिएगा, जब आप एक शॉपकीपर है, जब आप GSTR 1 भरते होगे, GSTR 1 रिटर्न होती है। ठीक है, लॉग इन करेंगे, रिटर्न भर दी मैंने ये बेचा, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो अपडेट हो जाता है वो लाइबिलिटी रजिस्टर अपडेट हो जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक डैशबोर्ड पे एक ऐसे करके कॉलम है। ठीक है, वो अपने आप बढ़ता जाएगा। इफ यू फाइल GSTR 1 तो उधर एक अमाउंट आ जाएगा आपकी लाइबिलिटी। यानी कि ये इनपुट कहां से ले रहा है तू, GSTR 1, एंड यू कैन से 1A से भी अगर बढ़ रहा है। ठीक है जी। तो मान लो, जैसे ही आपने किसी भी मंथ का, मान लो अभी अभी जैसे मान लो अगस्त मंथ खत्म हुआ, ठीक है, तो मैंने अगस्त की डिटेल डाली तो GSTR 1 की लाइबिलिटी आ गई। मैं थोड़ा और इलाबोरेट कर देता हूं। मैंने एक ही चीज बेची थी 1,000 रुपए की, उस पे 10% जीएसटी था, तो लाइबिलिटी कितने रुपए से आ गई होगी, 100 रुपए से। ठीक है बच्चे, अब आप मुझे बताइए, मेरा क्रेडिट लेजर अपने आप कैसे अपडेट होगा, कौन से फॉर्म से अपडेट होगा, 2B से। मैं थोड़ा ना भरूंगा, मैंने जिनसे सामान खरीदा है वो भी GSTR 1 भरेगा। जब वो 1 भरेगा तो मेरा 2B बन जाएगा, और जो 2B हो जाएगा तो GSTR 2B या 2A के बेसिस पे जो मेरा एलिजिबल ITC है, जो हमने बातें करी हैं, यहाँ पे फिल्टर्ड अमाउंट आ जाएगा, जो कि ये कहता है जी आपने 600 का सामान खरीदा था, जिसके ऊपर 10% के हिसाब से 60 रुपीज का आपके पास ITC पड़ा हुआ। तो आप समझिए, दिस इज गेटिंग ऑटो पॉपुलेटेड। ठीक है जी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी लाइबिलिटी कितने से बड़ी है बच्चे, लेजर के अंदर ये डेबिट होगा, ये नॉर्मल अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है। व्हेन योर लाइबिलिटी इंक्रीज, तो आपको ना क्या दिखेगा, मैं आपको सीधा बताता हूं, 100 रुपीज डेबिट, 100 रुपीज डेबिट आएगा, क्रेडिट नहीं आएगा। अच्छा, हमने लाइबिलिटी पे कर दी है, कुछ पे नहीं करा, GSTR 1 के हिसाब से 100 रुपए डेबिट। रही बात ITC की, क्या मैं कह सकता हूं ITC मेरा एसेट होता है, कितने रुपए का एसेट है आपके पास, 60 रुपीज का, ये क्रेडिट दिखाएगा। उल्टा चल रहा, कि जब मेरा 2B बना तो मैं देखा मेरे पास 60 का ITC है, वो क्या दिखाएगा, 60 क्रेडिट। अब आप मुझे बताइए, हाउ मच कैश इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, 40। और जब ये पूरा चैप्टर ही यही है कि कैश की पेमेंट कैसे होगी, तो आप समझिए एक बार के लिए कैसे जमा होगा, मैं उस प्रोसेस नहीं कह रहा, मैंने सरकार को कितने रुपए दूंगा मैं,
₹40। सर आप 60 दे दो, 400, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेजर में पड़ा रहेगा वो। तो ऐसा नहीं हमने गलत कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात, अगली बार सेटल हो जाएगा भाई। मेरे को आईटीसी यूज नहीं करना, मेरे को 100 की 100 पेमेंट करे, ₹100 डाल दिया लेजर के अंदर। समझ रहे हो? सो बेसिकली मैं कितना डालूंगा वैसे? ₹40। और क्या दिख जाएगा? क्रेडिट। नाउ दिस इज 100 का डेबिट दिख रहा है लाइबिलिटी में, और क्रेडिट दिख रहा है, तो अभी तक ऑफसेट नहीं हुआ। ऑफसेट का मतलब होता है अब जब मैंने पेमेंट भी कर दिया टेक्निकली। सर ये 40 कब दिख रहा है? क्या मैं कह सकता हूं मेरे बैंक अकाउंट से किसके अकाउंट में चला गया? गवर्नमेंट के अकाउंट में चला गया। ठीक है, तो मेरे बैंक अकाउंट से गवर्नमेंट के अकाउंट में गया, तो क्रेडिट दिख रहा है मुझे। अब आप मुझे बताइए, जब मैं 3B भरूंगा, क्या मैं इसको भिड़वा नहीं दूंगा? एक कॉलम आता है कि उसके बाद उसमें वैलिडेट कर दोगे जब आप, तो अपने आप लाइबिलिटी इनसे कट के लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी, आईटीसी जीरो हो जाएगा, कैश भी गायब हो जाएगा। मतलब सर जी, मतलब ये, जब आप 3B भर देंगे, सबमिट करेंगे, तो आपकी ये 100 की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट, खत्म हो जाएगी। इससे क्या हुआ? आपका दोबारा लेजर का बैलेंस क्या आ गया? बिकॉज यू हैव पेड। 60 क्या हो जाएगा? डेबिट। जब मैं 3B सबमिट कर देता हूं, तो ये आईटीसी तो खत्म हो जाएगी, वो हो गया ना, यूटिलाइज हो गया ना बच्चे। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे? जीरो। और ये ₹40 भी क्या हो जाएगा? यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेबिट का मतलब ये नहीं है कि पेमेंट अब हुई है मेरी। रिटर्न के थ्रू इस चालान को लाइबिलिटी से भिड़वाया है मैंने। आई हैव जस्ट एडजस्टेड द चालान अगेंस्ट द लाइबिलिटी। आपने आईटीसी भी पढ़ा है, दिस इज अवेलमेंट। ₹60 I have the ITC as per 2B. This is called availment. What is utilization? Utilization is adjusting that ITC against the liability. यही तो पढ़ा हमने आईटीसी। और उसी तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ कैश ही है ये। जमा तो कराई चुके हो आप पहले से, तो आप मुझे बताइए आपका बैलेंस दोबारा क्या आ जाए आफ्टर एवरी मंथ? आइडियली ये होना चाहिए, बट हाँ सर, अगर मेरे पास आईटीसी, मान लो मेरे पास आईटीसी 150 बड़ा होता, तो क्या मैं सेट करके जीरो कर देता आईटीसी को? आईटीसी तो भी ₹50 तो आ ही जाता मेरा, कैश में कुछ जमा ही ना करता। अब आगे सुन लो, आपने पढ़ा था वो जो छोटे दुकानदार से बड़े दुकानदार होते हैं, वो 1% तो कैश में पे करना पड़ता है, अगर कुछ ऐसी बाय डिफॉल्ट याद आ रहा हो। याद है दैट 99% ऑफ द लाइबिलिटी इज टू बी पेड थ्रू आईटीसी, 1% हैज टू बी पेड इन कैश। तो चाहे मेरे पास 150 का आईटीसी होता, फिर भी मेरे को ₹1 कैश लेजर में डालना पड़ता। ठीक है ना, और ₹1 वो सेटल होता और वो चीज होता। आप मुझे बताइए, यहां तक समझ आया पहले आपको? अब मेरे को आपको ये कैश लेजर में कैसे जा रहा है इसके डिटेल में घुसता जाऊंगा, कौन से बैंक, कौन सी ब्रांच, ऑथराइज बैंक, मैंडेट फॉर्म, आरटीजीएस, सारी बातें वो चलेंगी। ठीक है बच्चे, अब आप एक बार नोट करिएगा। हाँ जी। सर अगर ये इस टाइम का पीरियड है जिसमें आपका जो जीएसटी है तो भैया वो रिसिपिएंट ने मतलब जिससे आपने परचेज किया उसने अपडेट ही नहीं किया, तो मेरे इधर नहीं दिखेगा। तो आप सिर्फ सारी पेमेंट आपको कैश करनी पड़ेगी। और जब वो फिर भरेगा, तो मेरा उस टाइम पर मेरा 2B के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। पेमेंट एक 20 कोड पे ये नोट करना है या तो पूरा यही वाला पूरा ही नोट कर लो बच्चे, जितना आपने हाँ कर लिया था उसके नीचे। लॉगिन जीएसटी क्या लिखा है? क्या दोस्त? ये लॉगिन जीएसटी से क्या क्या सर? जीएसटीएन वेब, वो सरकारी अथॉरिटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ऐसे लिख दिया मैंने, लॉग इन टू द वेबसाइट ऑफ जीएसटीएन।
हाँ जी। याद रखना तो है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल को आप जब मॉड्यूल पढ़ोगे ऐसे जीएसटीएन दिखे या कुछ है तो आप उसको रीड तो कर पाओ। अमाउंट लिख देगा तो सही है वैसे, लिख दो अमाउंट भी, मतलब वो रिटर्न फॉर्म्स तो जरूर लिख देना। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, कैश लेजर का सोर्स भी यहां लिख देते बच्चे। PMT 06 चालान जमा करना पड़ता है। हाँ ठीक है, PMT 06 की पूरी डिटेल बात करेंगे। हो गया, कर लिया नोट? क्या दोस्त, जब तूने 3 भी भर दिया ना तो तूने, हाँ तब जीरो। आइडियल सिचुएशन ऐसे ही। अब मैंने तो रिटर्न भरी नहीं, पर तू पेमेंट कर चुका है, तेरे कैश से जाने 40 क्रेडिट दिखता रहेगा, क्योंकि तूने उस 40 को भी तक किसी लायबिलिटी से लिंक ही नहीं करा। गवर्नमेंट को पे करना अलग चीज होती है, जैसे हम लोग मान ले कि TDS जमा करते थे, TDS किसके नाम पे हो रहा है वो भी तो रिटर्न में बताते थे ना, वो चीज। हाँ अभी हो सकता है उसमें कुछ अपडेट ना करना हो, मैं इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ। कर लिया ना बच्चों ने? चलिए अब आइए एक बार, कर लो बेटे कर लो। बिल्कुल भाई, इंपॉर्टेंट एक एक वर्ड जो भी मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं मतलब आप घर जाके तो नोट करे हुए हैं ना, वैसे रजिस्टर सबके बने हुए हैं या मिसिंग है? हाँ एक दिन चेक कर लूं? कंपनी लॉ का क्यों, वो पूरा है, वो दूषण से डिक्टेट करते हैं ना। नहीं कोई बात नहीं, मंडे एक बार देखता हूँ, मंडे लेकर आना रजिस्टर अपना, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस ही है, जब तक आपके रजिस्टर नहीं बने होंगे ना तब तक आपको होगा नहीं वो, पढ़ाई सही से नहीं कर पाओगे। कितने बच्चों का कंप्लीट है रशिया का, मुझे कंप्लीट है जो मैंने नोट्स दिए हैं। DT, इफ आई आज DT कंप्लीट है। और IDT कितने बच्चों का कंप्लीट है? ठीक है, नहीं कर लेना बच्चे, पता है वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? कर लिए कंप्लीट? चलिए एनीवेज, ई लेजर और ई रजिस्टर हो गया आपका। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये सारी बात यही लिखी हुई थी, यहां पर जो लिखा हुआ था वो यही था, ठीक है। दोबारा से वही बात है, एक बार सुनिएगा प्लीज, ठीक है, मैं फ्लो से बोलूंगा, सुनना बच्चे एक बार। देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर था, बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट, और जब मैं एडजस्ट कर दूंगा तो डेबिट। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बढ़ जाएगा तो क्रेडिट, कम हो जाएगा तो डेबिट। लाइबिलिटी रजिस्टर बढ़ जाएगा तो डेबिट और कम हो जाएगा तो क्रेडिट। अब आप
समझिएगा, मेरे को आपको कोई क्रेडिट लेजर में कुछ नहीं सिखाना, लाइबिलिटी में कुछ नहीं सिखाना, मेरे को आपको बताना है ये कैश लेजर में कैसे जाके पेमेंट करूं, क्या चीजें करूं। ठीक है जी। तो अब आप स्टेप समझिए। सबसे पहली चीज है, आपको पैसे को डिपॉजिट करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, क्या आप उस टाइम गवर्नमेंट को बता रहे हो ये कौन सी लाइबिलिटी के लिए पे कर रहे हो? नो, अनलेस आप 3B ना भरो, मतलब जब 3B भरोगे तभी तो वो लाइबिलिटी से एडजस्ट होगा। सो देर आर टू, जैसे हम लोग TDS में भी देखते थे बच्चे, हर महीने के एंड में आप सरकार को TDS जमा कर रहे हो, पर कौन से बंदे के लिए, किस पैन नंबर पे, किस सेक्शन में, क्या उसी टाइम बताते थे या क्वार्टरली रिटर्न में बताते थे? क्वार्टरली रिटर्न। यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले आपने डिपॉजिट करा, डिपॉजिट कब करा? 20 को ही करा, और 20 को ही रिटर्न भर के लाइबिलिटी के थ्रू एडजस्ट करा। यहां पे वो गैप ही नहीं है। TDS में क्या था, आप मंथली पेमेंट करते थे और क्वार्टर के एंड में पता लगता था कि ये पेमेंट किसके अगेंस्ट है। यहां पे हाथ के हाथ उसी दिन पता लग रहा, प्रोवाइडेड आप रिटर्न भर दे। अगर आपने रिटर्न 5 दिन डिले कर दी तो डिपॉजिट मानूंगा बस उसको। क्लियर है बच्चे? सो द थिंग इज, फर्स्ट यू डिपॉजिट, और जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे तो आपका कैश लेजर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो 1,000 क्रेडिट। ठीक है, इन्होंने जो लिखा है मैं सिर्फ वही फॉलो कर रहा हूं। और लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर जब बढ़ जाएगा तो डेबिट। और जब आप ROI सबमिट कर देंगे तो इसको और बेटर वे में ऐसे लिख सकते थे, यही जो 1,000 क्रेडिट था, 1,000 डेबिट हो जाएगा, और बैलेंस क्या आ जाएगा? नेल। और यही 1,000 क्रेडिट हो जाएगा, बैलेंस क्या आ जाएगा? वही बात लिखी हुई है ना सेम। नाउ द थिंग इज कि सर ये क्रेडिट कैसे होगा ये बताओ। डेबिट तो कैसे होगा? 3B भर दूंगा एडजस्ट हो जाए। समझ रहे हो ना आप, डेबिट कैसे होगा वो? मुद्दे की बात ये है कि सर हम पैसे को जमा कैसे करेंगे। सो देयर इज अ सीक्वेंस। सबसे पहले आप एक चालान जनरेशन करो। चालान क्या होता है बच्चे? पेमेंट का प्रूफ। आपने अभी पेमेंट नहीं करी, आप जिस GST की वेबसाइट पे गए, मैं आपको ऐसे चालान फॉर्म दिखा भी दूंगा। जब मैं वेबसाइट पे गया, वहां पे मैं गया जेनरेट चालान। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको पेमेंट का मैकेनिज्म बता रहा हूं। आप उधर गए, आपने उधर गए जेनरेट चालान, और वो फॉर्म खुल के आ जाएगा। वो बोलेगा कौन से महीने की पेमेंट करना चाहते हो, CGST SGST क्या पेमेंट करना चाहते हो, पैसा लिख दोगे। क्या आपने अभी तक पेमेंट कर दी? नहीं करी। वो पैसा लिखा, ऑनलाइन करोगे नेट बैंकिंग, तो मैं उधर ही टिक करूंगा। पेमेंट अभी नहीं कर रहा, पर मैं लिख दूंगा भाई मैं UPI करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चेक से करूंगा, काउंटर पे जाऊंगा। अगर मुझे काउंटर पे भी जाना है ना फिजिकल, मान लो यहाँ की लाइबिलिटी 6,000 है, ठीक है, मैं 6,000 रुपए का चेक जमा करना चाहता हूं, तो उससे पहले मुझे चालान जनरेट करो। दैट व्हाट आई वांट टू डू, कि मैं 6,000 का चेक लगाना चाहता हूं, उसके बाद मैं कर दूंगा जनरेट चालान। अब वो जो नंबर आया, मेरा आपसे सवाल, क्या मैंने पेमेंट करी अभी तक? नो, बिकॉज चालान जनरेट का पेमेंट से कोई लेना देना। तो जब वो चालान जनरेट होगा तो एक नंबर जनरेट हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड CPIN, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप देखेंगे सबसे पहला स्टेप, फॉर डिपॉजिट ऑफ टैक्स वट एवर यू वॉन्ट टू डिपॉजिट। इंपॉर्टेंट बात है कि आप डिपॉजिट वर्ड समझे, ठीक है? इंटरेस्ट, पेनल्टी, एनी अदर अमाउंट, कैश लेजर बढ़ेगा, डाउरी कब कहाँ पे लिखा होगा भी देखेंगे, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? आपको क्या करना पड़ेगा? जनरेट करना पड़ेगा चालान। ठीक है जी। और जब आप जनरेट करेंगे चालान, तो क्या यहां पर मेरी पेमेंट हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही है। और एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर को क्या बोला जाता है? CPIN, दैट इज चालान, सॉरी, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो मैं पहले लिख देता हूं, ये स्टेप बहुत ही प्रिसाइसली आपको हेल्प करेंगे। कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन, दिस ओनली कंटेन डिटेल्स कि कौन से महीने का पेमेंट करना चाह रहे हो आप, कितना टैक्स पे करना चाह रहे हो, और किस माध्यम से पे करना चाह रहे हो। यू वांट टू गो ओवर द काउंटर और ऑनलाइन वोटर। आप, मेरा आपसे सवाल है, ये जो CPIN होता है ना बच्चे, इट इज अ 14 डिजिट नंबर।
this challan or this CPIN is valid for 15 days. You can make the payment within 15 days. चालान जनरेट करा, आज पेमेंट नहीं कर रहा सर, कल करूंगा, कोई बात नहीं। 25 दिन बाद कर दोगे इसके अगेंस्ट पेमेंट? नहीं। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। जैसे आप हल्दीराम्स पे जाते हो, पहले आपको कूपन मिल जाता है ना, उस कूपन के अगेंस्ट ही तो सामान मिलेगा ना, तो यहाँ भी यही चल, चालान है, अब चालान के साथ पेमेंट जुड़ के जाएगी। एक डॉक्यूमेंट पहले जनरेट हो रहा है, चालान, चालान पे कौन सा नंबर है, सीपिन, उसके साथ चेक लगाऊंगा, स्टेपल करूंगा, फिर पेमेंट। सिर्फ चेक जाके जमा नहीं कर सकता मैं, समझ रहे हो? अब मुद्दे की बात ये है, आपके हिसाब से क्या मेरा कैश लेजर बढ़ गया होगा या नहीं बढ़ा होगा? बढ़ गया होगा, कैश लेजर बढ़ गया होगा, क्रेडिट हो गया होगा या नहीं हुआ होगा? कैश लेजर क्रेडिट कब होता है? जब बैंक, जब सरकार को पैसा मिल गया, नहीं मिला, मिल गया। पहले ये समझो कि क्रेडिट कब होता है, जब गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा तो ही तो मेरे रिटर्न में करके दिखाएगी वो, तो ही तो अपडेट दिखाएगी कैश लेजर में। एग्जैक्टली, बट द पॉइंट इज, हैव यू पेड इट? नो। कोई यहाँ कैश लेजर अभी भी जीरो रहेगा आपका, तो नंबर, पेपर है ऐसे ही जनरेट कर लो मजाक मजाक में, क्या होगा उसमें, समझ रहे हो? तो यहाँ नहीं होगा जी। तो सबसे पहले आप करते हो जनरेट चालान, इसके बाद आप करते हो पेमेंट अगेंस्ट चालान। लाइबिलिटी में क्यों होगा? लाइबिलिटी जीएसटी R1 से तेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी? नहीं, तो चालान में 100 रुपए भर रहा है, 500 भर रहा है, 5 करोड़, उससे लाइबिलिटी का क्या लेना है? तेरा आईटीसी कितना, वो सब वो अलग। सिर्फ अमाउंट जो तेरा आपने बैकएंड पे ही आपने पता कर रखा है, मेरे को ये पे करना है, आप वो चीज जमा करो। सो व्हेन यू विल पे, अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि जो टैक्स पेयर है उसके बैंक अकाउंट से किसके बैंक अकाउंट में पैसा चला गया? गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने पे कर, नेट बैंकिंग जैसे आप स्कैन करके करते हैं वैसे आपने पे कर दिया। तो एक बात सोचो ना, जब आपने स्कैन कर दिया तो अब अगर आप अपनी रिटर्न में देखोगे तो आपको कैश लेजर नहीं दिखेगा बड़ा हुआ? बिल्कुल दिखेगा। और एक पेमेंट अगेंस्ट जब आप चालान करते हैं तो एक नंबर जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड सिन, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये वो प्रूफ है पेमेंट का। सिन जो होता है वो 7 डिजिट नंबर होता है, जिसमें 3 डिजिट अब आपको बैंक देगा और आगे के 14 डिजिट कौन से लगे होंगे? सीपिन, बिकॉज इट इज इन रेफरेंस टू दैट। और ये जो 3 डिजिट होते हैं इसको बोला जाता है बैंक रेफरेंस नंबर। क्योंकि अब आपने बैंक के थ्रू पेमेंट, आप अपने बैंक में गए, पेमेंट का हो गया, तो BRN नंबर बोला जाता है इसे, बैंक रेफरेंस नंबर। तो सिन का फुल फॉर्म क्या था बच्चे? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ले दे के अगर मैं आपको बात बोलूं, सबसे पहले बनता है सीपिन, सीपिन के बाद क्या आता है? सिन, एंड आफ्टर दिस योर कैश लेजर जो है वो क्या हो गया बेटे? बढ़ गया। बढ़ गया मतलब क्रेडिट। और इसके बाद ऐसे बोल रहा हूं, सीक्वेंस इतना ही, अब इसके आगे फर्दर डिटेल जाएगी, बट आप मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? अगर ऐसी सीक्वेंस बनाने के, ठीक है भाई कैश बढ़ गया, अब क्या करूंगा? जीएसटी या 3B भर दे भाई, और जब 3B भर दूंगा तो कैश लेजर दोबारा से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, भिड़ जाएगा ना वो कैश उससे, और क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। आपको सिर्फ इतनी बात समझनी थी, सीपिन, सिन, कैश लेजर। सर एक बार चालान का मतलब बताओ। हम्म, चालान का मतलब। तू पेमेंट करने जा रहा है बट उससे पहले तेरे को एक डॉक्यूमेंट जनरेट करना पड़ेगा। उसको चालान, हाँ, वो किसी का होगा। जैसे सपोज कर अगस्त में तेरे को 5 लाख रुपए पे करने हैं, तो तू ऐसे सीधा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे 5 लाख की पेमेंट नहीं कर सकता।
ठीक है, क्योंकि जब तू पेमेंट कर रहा होगा ना वो तेरे से सीपिन मांगेगा, नंबर मांगेगा। अगर वो सीपिन नहीं होगा, अब तू गूगल पे सर्च करेगा हाउ टू क्रिएट सीपिन, तो उसके लिए वो लेके जाएगा क्रिएट चालान, और तू उसमें तू जो पे करना चाहता था वो डिटेल पहले से डाल, समझ रहे। और जब तू, मतलब वो क्या हो गया, क्रिएट चालान क्या हो गया, तूने पेमेंट करने से पहले अपना रूट और सोर्स बता दिया, दैट मैं ये टैक्स पे करने आया हूं, इस सोर्स से करूंगा, जनरेट चालान, तो सीपिन आया। अब तू दोबारा से पेमेंट गेटवे पे जा, वहां पे सीपिन नंबर डाल, और वहां जाके पे, बताइए क्लियर है बच्चे। बैंक देगा, बैंक देगा, समझ रहे। क्योंकि ऊपर वाले में तो बैंक इन्वॉल्व नहीं, देख सीपिन जनरेट हो रहा है बैंक के उस पर थोड़ा होगा। आप तो जीएसटी की वेबसाइट पे दे, वो तो सीपिन तो जीएसटी वाली वेबसाइट दे देगी आपको। फिर तू ये नंबर लेके बैंक के पास जाएगा और बोलेगा ये लो पैसे, वो नंबर और वो पैसे लेके अब तेरे को कुछ तो रिसिप्ट देगी ना, उस रिसिप्ट के अंदर सीआईएन नंबर, चालान, एविडेंस है पेमेंट का। आपने पेमेंट करी है नहीं करी, सी पिन क्यों दिखाएगा मुझे, सी पिन कोई एविडेंस छोड़ना है पेमेंट का। पेमेंट का एविडेंस क्या है, सिन, सीआईएन, समझ रहे हो। तो सिन बनाने के लिए आपको पहले सी पिन करना पड़ता है। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे यहाँ तक मेरे हिसाब से। हाँ जी, नहीं पेमेंट कर दी, हाँ, नहीं एक बार तूने सरकार को पे कर दिया उसकी क्या वैलिडिटी लगी, समझ रहे, वो तो सरकार को पेमेंट कर दी। क्लियर है बच्चे, एक बार मेरे हिसाब से लिख लो, अच्छा बन गया ये। ठीक है, मतलब आपका ना कॉन्सेप्ट और जैसे नोट्स में उससे और बेटर प्रिसाइज थोड़ा सा हो रहा है। अब आपके दिमाग में तो अब हम रीड करेंगे तो समझ आ जाए। हाँ क्रेडिट हो, एंड वेन यू फाइल 3B, अगर तू 3B भर ही नहीं रहा 6 साल से, तो क्रेडिट का क्रेडिट पड़ा रहेगा। वो बस ये दिखा रहा है कि तूने सरकार को पे करा हुआ है, पर किस लाइबिलिटी के लिए तूने एडजस्ट ही नहीं करा अभी। कैरी होता रहेगा, यूज क्या, पहले तू 3B भर तो सही। मान ले तेरी 3B की लाइबिलिटी 0 थी, तूने फिर भी 500 जमा कर दिया, तो वो 500 का 500 पड़ा रहेगा, अगले महीने यूज कर ले। तो ये इसको ना लिख लेना बच्चे, मतलब अच्छा बन गया ये। नोट्स में भी सही बना हुआ है, बट मेरे को उधर दिख नहीं रहा था, फटाफट मैंने बना दिया, अभी देख लेंगे। हाँ उसी के नीचे स्टेप्स ऑफ डिपॉजिटिंग टैक्स लिख दो। अभी और भी चीज इसमें आएंगी, बट स्टेप्स ऑफ डिपॉजिटिंग टैक्स। लो बेटे जल्दी, आयुषी लिख लिया, नहीं करो दो क्लासेस हैं इसके बाद, मतलब मैं भी कर रहा हूँ। ब्रेक है तो फिर चल रही है। 4:30 बजे लेकर क्लास 11 भी है, ट्यूशन से तो घर चले गए, घर चले गए क्रिकेट मैच खेल रहे बेटा। वॉलीबॉल, बैडमिंटन मैच है भाई पहले। क्या दोस्त, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, टैक्स पेयर बैंक अकाउंट टू गवर्नमेंट्स बैंक अकाउंट, ऐसे ही बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, कोटक में, एसबीआई में। गवर्नमेंट का भी बैंक, अगर एक बात बताओ, तुम जीएसटी की पेमेंट कर रहे हो तो गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में कर रहे होगे, तो गवर्नमेंट ने कौन से बैंक में अकाउंट खोला होगा, टेक्निकली ऑल दी, आरबीआई में नहीं, वैसे आरबीआई भी एक जगह पर आएगा, पर वो ठीक है, आपने तो अननोइंगली बोला। मेरे कहने का मतलब है गवर्नमेंट का जहां जहां पर बैंक अकाउंट है उसको ऑथराइज बैंक बोला जाता है, पहली बात। क्यों बोला जा रहा है, चलो एक बार आप नोट कर लो, फिर नोट कर रहे हैं सारे बच्चे।
कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं। आगे की क्लास है नहीं तो आराम से तुम्हारे कोई लंबा पढ़ा लूंगा, टाइम तो है ही। चलो सर, आपका ब्रेक लेते हैं, वैसे भी हमारा आप आगे तक कर रहे हो। हाँ यार, मैं अभी ठीक नहीं थी तो रात को जागना पड़ता अभी थोड़ा सा, इसलिए मैं थका हूँ। क्या नाम? कॉमन वोटर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज द 14 डिजिट। सर ये क्या लिखा है? वैलिड फॉर 15 डेज। एक्सपेयर गवर्नमेंट के क्या लिखा है? एक्सपेयर बैंक अकाउंट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट बैंक अकाउंट। तो इसमें सी आई एल और सी पी आई ऐड हो जाएंगे। सी पिन 14 डिजिट का है, उसमें 3 नंबर ऐड कर देगा, 3 डिजिट, तो उसे CIN बोलते। कैश लेजर इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया। ओके, कहिए, लिख लिया बच्चों ने? ठीक है। नीलगुरी, यही समझ नहीं आया भाई। पहले सी पिन बनता है, जनरेट, फिर ये सी पिन लेके तू बैंक के पास जाता है, बोलता है मुझे पेमेंट करनी है, तो कह रहे पैसे लाओ, तू पैसे देता है। अब तू पैसे देके वापस आ जाएगा या कोई रिसिप्ट लेगा, उस रिसिप्ट को चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला जाता है, और उस पर एक जो नंबर लिखा हुआ है उसी को क्या बोला जाता है? सिन। ठीक है, 3 नंबर ऐसे जुड़ जाएंगे 14 नंबर में। सी पिन ऑलरेडी तो सी पिन का डिटेल देगा ना उसको, सी पिन में वो 3 नंबर और जोड़ देगा, तो उसको पूरे को क्या बोला जाता है? CIN। ओ माय गॉड, क्या आप सभी बच्चों को एकदम क्लियर है? हाँ सर, सुबह घर जाके करते हैं। ओके, घर जाके बिल्कुल बेटे करना बच्चे, बट हम लोग की कोशिश रहती है कि बच्चों को घर जाके ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जो भी है इधर ही करा दे एकदम बढ़िया से। हाँ जी। आइए। हाँ जी। सर PSPR 3B में डायरेक्ट हो जाती है। 3B में? डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है। 3B रिटर्न है भाई, 3B में पेमेंट क्या है? 3B के फॉर्म में तो आएगा पे, मेक पेमेंट, तो वो तेरे को वेबसाइट पे ले जाएगा, फिर बोलेगा जनरेट सी पिन, तो सी पिन बनाएगा, उसके बाद बोलेगा नाउ जनरेट CIN, सीक्वेंस। जाने इस रूट से के थ्रू ही जाना पड़ेगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, ये बस स्टेप क्या कह रहा था, स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है? जब आप डिपॉजिट कर देंगे तो कैश लेजर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जब आप उसकी पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने का मतलब 3B भर देंगे, तो कैश लेजर क्या हो जाएगा? डेबिट। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? देयर आर ऑनलाइन मोड्स एंड देयर आर ऑफलाइन मोड्स। ऑफलाइन मोड का मतलब ये मत सोचिएगा फिजिकली जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। हम्म, आपको बताता हूँ, फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं तो अपने अकॉर्डिंग। नहीं वैसा नहीं है, और भी एक चीज है। ठीक है, तो एक चीज समझिएगा, तो पेमेंट कैसे कर सकते हो बच्चे? ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अब वो क्या लिख रहा है? इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ऑथराइज बैंक। ऑथराइज बैंक का मतलब ये होता है, अगर कोई बैंक ये बोलता है कि मेरा जो सर्वर है वो GST की वेबसाइट से मैपिंग नहीं हो रहा, पेमेंट में लेट हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या जब GST आया होगा तो कितने सारे लोगों के सर्वर्स कनेक्ट हुए होंगे? नहीं हुए। एक बार सोच के देखिए, आपने जब बैंक को पेमेंट करा, आपका कौन सा लेजर अपडेट हो रहा है? कैश लेजर। तो क्या बैंक का सर्वर और GST का लेजर कनेक्टेड नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऑटोमेटिकली हो रहा है ना सारी चीजें। तो भाई ऑथराइज बैंक वो होते हैं जो सरकार के अकॉर्डिंगली अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर चुके हैं। और ये बड़ी ऑब्वियस बात है, क्या सारे बैंक्स ने कर दिया होगा? नहीं कर दिया होगा। मोस्ट ऑफ द बैंक, जितने भी नेशनल है, यस बैंक, ICICI, सारे के सारे बैंक होंगे, वो सारे के सारे बैंक क्या हो जाते हैं बच्चे? ऑथराइज। एक बात बताओ, अगर आपका सर्वर वो कनेक्ट ही नहीं कर रहा है GST की वेबसाइट से, आपको लग रहा है मैं आपके थ्रू पेमेंट रिसीव और पेमेंट करवाऊंगा? ऐसा आपने कभी देखा, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो कभी कभी बैंक का नाम ही नहीं आता, जिस बैंक में आपका कार्ड है या पेमेंट करना चाह रहे हो, ऐसा 8 टाइम्स हो जाते हैं। नॉट फॉर GST, जनरली भी हो जाता है।
तो वो इसलिए होता होगा कि उनका सर्वर कनेक्टिविटी सही नहीं बैठी हुई। ठीक है बच्चे, मुद्दे की बात ये है, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग समझते हो आप, नेट बैंकिंग, ठीक है, लॉगिन आईडी और वो, ठीक है, इसको कौन सा मोड बोला जा रहा है? इसमें कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं। आगे आते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड थ्रू ऑथराइज बैंक, क्या मोड है ये? कोई लिमिट नहीं। नाउ एनईएफटी आरटीजीएस को क्या बोला गया? ऑफलाइन बोला गया। और ये आरबीआई लिखा है, मैंने क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जो सेटलमेंट मैकेनिज्म है बैकएंड पे वो आरबीआई ही देख रहा है, कोई बैंक नहीं देख रहा होगा। ठीक है, अभी वो देखेंगे क्या चीज है, बट इसमें भी कोई लिमिट है? आखिरी वाला, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर पेमेंट होता है कि मैंने भी चालान जनरेट करा, और मैंने साथ में अगर 6,000 8,000 की पेमेंट है, ठीक है, मैं इसलिए 8,000 तक बोल रहा हूं, आपको यहाँ पे एक लिमिट दिखेगी, अप टू हाउ मच, आप 10,000 से ज्यादा की पेमेंट काउंटर पे जाके नहीं कर सकते आप। आपकी अगर जीएसटी की लायबिलिटी 15,000 है, तो भैया बात ऐसी है, या तो एनईएफटी या ये, या ओवर द काउंटर नहीं है आपके पास फैसिलिटी। ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर अगर 15,000 का करना है तो दो चालान बना लो, एक 8,000 का, एक 7,000 का। आप देखिए वो क्या बोल रहा है, 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड, एक महीने का पर टैक्स पीरियड है आपका 10,000 की लिमिट। कहीं आप ये सोचो कि 70,000 देने हैं तो 10,000 के 7 चालान बना दिया आपने, और ओवर द काउंटर ब्रांच में जा रहे हो, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी सरकार को, पता लगे जीएसटी के चक्कर में बैंक की ब्रांचेस भर जाए। तो बेसिकली सरकार ने बोला है सिर्फ 10,000 वाले ही आना, अगर उससे ज्यादा है तो भैया इनमें से कोई मोड पर करो, अपना अप्लाई करो बैंक में, क्रेडिट कार्ड लेना है या जो मर्जी करना। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? और इसके अलावा दो चीजें और जोड़ दी गई, दैट इज आईएमपीएस एंड यूपीआई। ये भी आपका कौन से मोड में आ जाएगा? ऑनलाइन। हालांकि इसमें से कोई एक ऑफलाइन है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, क्योंकि उसका बैक एंड पे सेटलमेंट अगर ऑफलाइन मोड बोला जा रहा है भाई, ऐसे तो एनईएफटी को भी ऑनलाइन बोलना चाहिए था। ठीक है, पर वो उनका अपना अपना तरीका है सेटलमेंट मैकेनिज्म के एंगल से। मुझे बताइए, पहले मुझे बताइए, पेमेंट समझ आई बच्चे कैसे हो रही है? अब आप मुझे एक बात बताओ, सुन लेना एक बार, बस यही कराऊंगा उसके बाद करूंगा। मैंने आपको बोला था ओवर द काउंटर में कितने की लिमिट है, लेकिन कुछ केसेस में 10,000 की लिमिट नहीं है, इवन इफ यू गो ओवर द काउंटर। अगर गवर्नमेंट को सबमिट करना, मान लो मैं गवर्नमेंट एंटिटी हूं और मेरे को 5 करोड़ रुपए का जीएसटी पे करना है, और मैंने क्या करा, मैं काउंटर पे जाके 5 करोड़ का चेक दे रहा हूं या मैं 5 करोड़ कैश दे रहा हूं, मैं भी गवर्नमेंट को अलाउड, क्या वो अलाउड हो जाएगा? बिल्कुल। यानी कि नो लिमिट इन द फॉलोइंग केसेस, दैट इज डिपॉजिट टू बी मेड, सॉरी नीचे ये रहा, दिख रहा है आपको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज किसी के बहुत बचे हुए हैं, और सरकार एक बार इधर आ जाए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाए, और उसको मिल जाए, अरे भाई 6 करोड़ बने हैं, जा भाई काउंटर में जा जमा करा इसको, क्या ये करा सकता हूं मैं? बिल्कुल। तब ये नहीं होगा कि ओवर द काउंटर 10,000 की लिमिट है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड, उस केस में अगर ऐसा हो तो आप बिल्कुल जाके जमा करा सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम स्टार्टिंग से देख लें, डिपॉजिट टू बी मेड बाय पीओ और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज। ठीक है, अगर कोई ऑथराइज्ड है तो वो भी कर सकता है, प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है। अगर इन्वेस्टिगेशन या एनफोर्समेंट के थ्रू है, ठीक है, तो भी ओवर द काउंटर की लिमिट नहीं लगती। टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट नोट या फिर पर्सन नोटिफाइड बाय द कमीशन। ले दे के बात इतनी है, गवर्नमेंट एंटिटी जितना मर्जी जमा कर दे, आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिकवर करने के लिए कोई विजिट कर गया और पैसे ले गया आपसे जीएसटी का, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर इंस्पेक्शन हो रही है, ठीक है, कोई आपके क्लेम्स अटैच हो रहे हैं और ओवर द काउंटर पेमेंट होगी, तो भी कोई। जनरल केस में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या रिलायंस 10,000 से ऊपर ओवर द काउंटर कर पाएगा? नहीं कर पाए, लेकिन इन केसेस में कर सकता है। मुझे बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। सर अगर हाउ टू मेक, सब्सिडी जिसमें गवर्नमेंट, तो वो सब्सिडी कर सकती है? हाँ जी, रिलायंस की कोई सब्सिडी है जिसपे गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 51% है, तो वो सब्सिडी का रिलायंस, फिर रिलायंस सब्सिडरी के होल्डिंग सब्सिडरी कैसे हाँ बने? मतलब वो 50% टेक ओवर बेसिकली गवर्नमेंट की ये कंपनी कर सकती है ऐसे।
नहीं, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट एंटिटीज है जनरली। स्पेसिफाइड। ठीक है, बताइए, क्लियर है बच्चे? ये वाली बातें ना मैं आपके साथ कर चुका हूं। जनरेट चालान, CIN नंबर याद है आपको ये? और अब आप एक बार ये आपको रीड करना होगा, लिखा भी हुआ है सही। एक बस ये बताऊंगा और बस फिर नमस्ते कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, आप सभी का बैंक अकाउंट है, बहुत अच्छी बात है। SBI में है मान लो, तो SBI की सारी ब्रांचेस में अकाउंट है आपका, एक ही जगह होगा ना। ऐसे गवर्नमेंट ने भी अपना बैंक का अकाउंट खुलवाया होगा SBI में, तो उसने अक्रॉस इंडिया सारे में अपना अकाउंट खुलवाया होगा। पर आप तो जब जमा करते होंगे, तो क्या मैं कह सकता हूँ अलग अलग जगह पूरे इंडिया लेवल पे कोई 6,000 का कैश यहाँ जमा कर रहा, कोई 8,000 जमा कर रहा है, तो वो कॉन्सेंट्रेट होके कहीं तो पहुंचेगा। तो जहां पे गवर्नमेंट का अकाउंट है उसे इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। गवर्नमेंट ने SBI को बोला मुझे अकाउंट खुलाना है, SBI ने बोला आपका पूरे इंडिया में जहां जहां SBI पे जमा होगा कुछ, वो आपका कैनॉट प्लेस SBI ब्रांच पर आ जाए। ऑथराइज बैंक का एक ब्रांच, ऑथराइज बैंक ये बोलेगा भाई तुम्हारा सारा पैसा रूट होके इस ब्रांच में। रूट होके का मतलब कैश नहीं कह रहा मैं, बट सारा का सारा बैंक अकाउंट किधर खोल रहा है उनका, कैनॉट प्लेस वाले। सिग्नल पे लेजर सब फ्री हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। पेमेंट तो SBI कहीं से भी रिसीव कर रहा हो, समझ रहे हो, लेकिन वो अल्टीमेटली रूट होके किसी एक ब्रांच में जहां पे आपका बैंक अकाउंट है। तो वो क्या बोल रहे हैं बच्चे, जैसे सपोज करो एक ऑथराइज बैंक है, कहने से ऑथराइज बैंक इज ऑथराइज टू कलेक्ट। इफ यू नॉट ऑथराइज, तो भाई तुम्हारा तो नाम ही नहीं आ रहा होगा। मैंने बताया ना आपको सर्वर कनेक्टेड होने चाहिए। अब अगर मान लो येस बैंक है, येस बैंक की ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, 4, 5 ऐसे कितने हैं, तो कौन सी ये येस बैंक बताएगा मेरा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच है। तो उसने क्या बोला, ये है, तो ओनली वन ब्रांच विल बी सिलेक्टेड एज इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, सारा पैसा यहीं आके रूट होगा। क्लियर है साहब जी? NEFT और RTGS के लिए, NEFT RTGS बताओगे क्या होता है? पेमेंट मेथड्स होते हैं, बट इसमें ना बैंक जाना पड़ता है। हाँ, RTGS तो बहुत बड़े अमाउंट का भी हो सकता है। हाँ, NEFT 2 लाख का होता है शायद, नॉट श्योर, शायद से 2 लाख तक। लेकिन क्या 60 करोड़ की पेमेंट में ऑनलाइन और ऐसे होता है? नहीं भाई, फिर आपको बैंक जाना पड़ता है। ठीक है, और आपको ऑनलाइन ना बैंक का कभी लॉग इन करोगे ना, तो एक मैंडेट फॉर्म होता है। ठीक है, मैंने भी जनरेट नहीं करा प्रैक्टिकली। एक मैंडेट फॉर्म होता है, मैंडेट फॉर्म में आपको पेमेंट करनी है, वो डिटेल बता दो, मैंडेट फॉर्म को डाउनलोड कर लो, 60 करोड़ का चेक लगा दो, ऑफिस बॉय को भेजो, जा लगा। इससे क्या होगा कि वो जो ब्रांच मैनेजर होगा ना, 60 करोड़ की पेमेंट हो रही है, कौन आ रहा है उसकी भी जान पहचान होनी चाहिए, कौन बंदा आता है क्या है। तो बड़े अमाउंट के लिए अभी भी बैंक इंसिस्ट कि आप किसी को भेज दीजिए। समझ रहे हो? सो बेसिकली NEFT और RTGS के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच कौन है? RBI ही। अब इसमें बैकएंड पे क्या सेटलमेंट चल रही है इससे हमें कोई लेना देना, हमें बस इतना याद होना चाहिए NEFT RTGS के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच कौन है जी? RBI। RBI क्या करता है, मतलब RBI की तो मतलब क्या है, वो तो ठीक है, क्वेश्चन लिखा है तो NEFT RTGS मैंडेट फॉर्म जनरेटेड, सबमिट द मैंडेट फॉर्म इन बैंक। और जब आप मैंडेट फॉर्म सबमिट कर दोगे और पैसे जमा कर दोगे तो क्या नंबर जनरेट हो जाएगा? सेन। मैंडेट फॉर्म एक वो है, साथ में चेक लगाओगे तो पेमेंट तो तभी हो रही है ना, तो CIN तो तभी आएगा। वैलिडिटी ऑफ मैंडेट फॉर्म 15 दिन, जैसे मैंडेट फॉर्म जैसे वो था, CPIN का 15 दिन, मैंडेट फॉर्म भी 15 दिन। अभी आखिरी लाइन बस एक बार देख लेते हैं, इफ सिन इज नॉट जनरेटेड इवन आफ्टर मेकिंग पेमेंट। सर जी पेमेंट हो गई सर, मैं रिटर्न में मैं अपने डैशबोर्ड पे देख रहा हूँ मेरा कैश लेजर बड़ा ही नहीं हुआ दिख रहा सर, मैंने तो पेमेंट कर दी सर, वेदर थ्रू मैंडेट फॉर्म, वेदर CIN, मैं तो दिख नहीं रहा, तो मैं कौन सा फॉर्म भर के अपडेट करवा सकता हूँ? PMT 07 की अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए तो आप भर सकते। कहिए, क्लियर है बच्चे? ओके। अब आइए एक चीज देखते हैं बच्चे, बड़ी छोटी सी चीज है बस, थोड़ी सी। हाँ जी, ये वाला छोटा सा है बहुत ज्यादा, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट ना अभी आप समझोगे तो सही है, ये लास्ट है बस, ठीक है। आपको पता है लाइफ में दो हेड्स है बच्चे, मेजर हेड एंड माइनर हेड। माइनर हेड मैंने क्लास स्टार्ट होते ही आपको बता दिया, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, these are the minor. What is the major head? Major is the name of the taxes: IGST, CGST, SGST, UTGST, and cess.
ठीक है जी। तो व्हेन यू मेक द पेमेंट, जब मैं आपको चालान का फॉर्मेट दिखाऊंगा, इफ आई वांट टू पे आईजीएसटी का मुझे इंटरेस्ट देना है, ठीक है। एक चीज समझना, मैं इसको पहले खाली कर देता हूं एक बार। ठीक है, लाइंस हम डाल देंगे, बट आप एक चीज समझिएगा, अगर मुझे एसजीएसटी का टैक्स पे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है बच्चे? मुझे एसजीएसटी के कॉलम में 100 रुपए डालना पड़ेगा ना। जब मैं चालान जनरेट करता हूं, मैं पेमेंट करने आया हूं ना। किस चीज की पेमेंट करने आया हूं सर? मैं टैक्स की। कौन सा टैक्स? अच्छा, सबसे पहले तो होना चाहिए मेजर हेड। सेंटर को देना चाहते हो, स्टेट को देना चाहते हो, आईजीएसटी देना चाहते हो, सेस देना चाहते हो? सर जी मैं एसजीएसटी देना चाहता हूँ। एसजीएसटी का टैक्स देना चाहते हो, या इंटरेस्ट देना है, या पेनल्टी देना है, फीस देना है, या अदर? ये सब तो डालना पड़ेगा ना भाई। तभी तो गवर्नमेंट भी तो उस चीज को ऑटोमेटिकली स्टेट गवर्नमेंट को देगी, और टैक्स का अलग अकाउंट होगा, इंटरेस्ट का अलग अकाउंट होगा। ऐसे चल रहा है बेटे। नहीं तो गवर्नमेंट कैसे एनालाइज करेगी मेरे को कितना टैक्स आ रहा है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितनी पेनल्टी आ रही है? हर चीज सेग्रीगेटेड चल रहा है। हाँ, आपने गलती से कर दिया तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं होता। वो देना तो सरकार को ही है ना 100 रुपए। गलती से टैक्स की जगह इंटरेस्ट में डल गया तो ऐसे कोई ये नहीं होता बहुत भारी पेनल्टी लग जाती। ठीक है, बस वो फॉर्म वॉर्म भरने पड़ते। मुद्दे की बात वो नहीं है, मुद्दे की बात ये है, सर जी 100 रुपए ये भर दिए, पेनल्टी 500 की भरनी थी, और एसजीएसटी की फीस कितनी भरनी थी मैंने? सीजीएसटी की 800। अब आप मुझे बताइए, मैंने चालान जनरेट कर दिया, आपको पता लग रहा है मैंने अभी तक पेमेंट नहीं करी, मैंने क्या करा अभी? चालान जनरेट कर। और मुझे पता लगा, ओहो, मैंने तो ये गलत कॉलम में लिख दी। मैंने तो ये 100 रुपए यहां लिखने थे, ये 800 रुपए इधर जाना था, ये 500 रुपए तो सेस का था इंटरेस्ट। यानी कि मेरा थोड़ा मिसमैच हो गया। तो क्या मैं कोई फॉर्म भर के इसको ठीक कर सकता? आंसर इज, एक टाइम था पहले जब मैं नहीं कर सकता। ठीक है। क्या मेजर हेड या माइनर हेड में इंटरचेंज हो सकता है? होगा। ठीक है। तो आप देखिएगा वो क्या लिख रहा है। If you made mistake, like you have to pay tax of rupees 100 of CGST, but paid for the fees, tax, interest of IGST या सेस, मतलब whatever, पे कुछ करना था हो गया, then you can transfer through this form। कौन सा फॉर्म है बच्चे? जीएसटी पीएमटी 09। बताइए, क्लियर है आपको? पेपर में ये दो दो नंबर के बहुत बार पूछे जाते हैं कि भाई मेजर हेड और माइनर हेड के बीच में मतलब मेरे को कुछ चेंज वो हो गया तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझे बताइए, कोई दिक्कत बच्चे? मैं कुछ नहीं करा रहा, लेकिन अगला पॉइंट पढ़ तो सकते हैं ना आप? बोलो क्या है ये? वेरी गुड। अच्छा, ये नया पॉइंट आ गया। इतना ही पढ़ना चाहेंगे आप? ठीक है, इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं ऑलमोस्ट खत्म कर ही दूंगा बच्चे। ठीक है। हाँ। आपका एवरेज क्या है? आपका एवरेज क्या है? हाँ, तो एवरेज 2 क्लास का ही जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मतलब एक इंटरेस्ट वाले के अंदर कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं तो मैं सोच रहा था काफी भी और करा दूं, बट कोई बात नहीं, इतना रहे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक रखते हैं सर जी। और एक बार मैं आपको कल का बता दूंगा कैसे है, कम चांसेस है बट अगर होगा तो एस 25 कर लेंगे। नहीं रखना उसका। बिल्कुल।